Welcome student to my YouTube channel. Dear student, today we will discuss about the electric charges and field, lecture number 2. In this lecture we will discuss about the Coulomb's law. What is Coulomb's law? Coulomb's law क्या होता है, ठीक है, और उनका क्या स्टेटमेंट है, इसके बाद से हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ परमिटिविटी की, परमिटिविटी क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन हम लोग लेंगे। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद से जो है हम आपको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सेल्फ प्रैक्टिस के लिए प्रोवाइड करेंगे। कुलॉम्स लॉ की अगर हम बात करें तो बेसिकली क्या है कि ये जब भी दो चार्जेस या दो से ज्यादा चार्जेस हों तो बेसिकली यहाँ पे कुलॉम्स लॉ का जो स्टेटमेंट है वो डिफाइंड है कितने चार्जेस के लिए, दो चार्जेस के लिए, ठीक है। यानी कि दो चार्जेस जब भी कुछ डिस्टेंस पर रखे होंगे तो क्या होगा, उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन काम करेगा। यानी कि कुछ ना कुछ फोर्स तो उस पे काम करेगा ही करेगा, लेकिन ये तो हमें पता है फोर्स काम करता है, लेकिन उस फोर्स की अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो कि वो फोर्स कितना काम कर रहा होगा, किस डायरेक्शन में काम कर रहा होगा, ठीक है, तो इसके लिए हम कुलॉम्स लॉ का यूज करेंगे, ठीक है। कुलॉम्स लॉ की अगर हम बात करें तो कुलॉम्स लॉ को हम दो तरह से डिस्कस करेंगे। एक जो है हम वेक्टर फॉर्म में डिस्कस करेंगे एंड दूसरा जो है हम स्केलर फॉर्म में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसका, स्केलर फॉर्म में, ठीक है। कुलॉम्स लॉ को स्केलर फॉर्म में हम डिस्कस कर लेते हैं। कुलॉम्स लॉ सिंपली अगर हम कुलॉम्स लॉ के स्टेटमेंट की बात करें तो कुलॉम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि the force between the 2 point charges Q1 and Q2 is directly proportional to the product of the two charges Q1 and Q2 and inversely proportional to the square of the distance between them, that is r square, and it acts along the straight line joining the two charges, ठीक है। मान लो कि एक स्फीयर ले लिया जिस पर चार्ज है क्या है, Q1 है, ठीक है। एक दूसरा स्फीयर अगर हम ले लेते हैं जिस पर चार्ज क्या है, Q2 है, ठीक है। इनके बीच में ये ज्वाइनिंग लाइन है, इनके बीच की अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो इनके बीच की डिस्टेंस को हमने मान लिया r है, ठीक है। तो कुलॉम्स लॉ के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के, और क्या होगा, फोर्स जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के, मतलब कि उनके बीच के डिस्टेंस के, ठीक है। जब हम इनको कंबाइन करेंगे, जैसे कि अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद से क्या होगा कि F इज इक्वल F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। उस कांस्टेंट को हम जनरली के से डिनोट कर देते हैं और उसकी वैल्यू जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन के इक्वल होती है। यानी कि फोर्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हम एप्सिलॉन की बात करें तो एप्सिलॉन क्या होती है, परमिटिविटी होती है मीडियम की, ठीक है। एप्सिलॉन क्या होती है, परमिटिविटी होती है मीडियम की, जहां पर दो चार्ज बॉडीज को रखा गया होता है उस मीडियम की परमिटिविटी होती है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें आर की तो आर क्या है, उनके बीच की डिस्टेंस है, यानी कि दो चार्ज बॉडी जो है ये Q1 Q2 है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर। अब अगर हम एक पॉइंट नोट कर लो, एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर होती है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की, मतलब कि स्पेस की परमिटिविटी होती है, ठीक है। वैक्यूम कह सकते हैं, वैक्यूम की परमिटिविटी को हम जनरली या कह सकते हैं फ्री स्पेस, जहां पर कोई मीडियम नहीं है तो उसकी जो परमिटिविटी हम कंसीडर कर लेते हैं क्या, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, या एप्सिलॉन जीरो भी इसको पढ़ा जाता है कहीं कहीं। एप्सिलॉन आर की हम बात करें, यहाँ पे ये एप्सिलॉन आर क्या होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ
मीडियम होता है। ये रिलेटिव परमिटिविटी, इसको बेसिकली हम एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी मीडियम का परमिटिविटी स्पेस के रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं तो उसको हम एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो ये एप्सिलॉन नॉट को हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी, और इसी एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी को हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो क्या है, इसका और इसका रेशियो है, तो ये क्या हो जाएगा, डाई इलेक्ट्रिक, मतलब इन दोनों का रेशियो है, तो रेशियो क्या है, कांस्टेंट होगा। तो हम इसको जो है एप्सिलॉन आर को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एप्सिलॉन आर की बात हम कर लिए। ठीक है, अगर हम एप्सिलॉन आर की वैल्यू की बात करें, यानी कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें, तो एयर की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है या रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो कितनी होती है, 1। ठीक है, वहीं पर जो है वाटर के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 81। इसीलिए जैसे कहा जाता है कि वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट पढ़ा होगा आप लोगों ने केमिस्ट्री में कि वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट अगर हम फिजिक्स के लैंग्वेज में देखें तो क्या है, बेसिकली देखो क्या है कि किसी भी चीज को डिसॉल्व होने के लिए तो क्या चाहिए होगा कि उसको पहले ब्रेक होना पड़ेगा, उसको आयंस के फॉर्म में। जैसे मान लो कि वाटर के अंदर सॉल्ट को डिसॉल्व करना है, सॉल्ट कॉमन सॉल्ट ले लिया, मान लो NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड को अगर हम ब्रेक जब तक नहीं करेंगे Na प्लस और Cl माइनस में, तब तक जो है वो वाटर के साथ बॉन्डिंग नहीं करेगा, यानी कि वाटर के साथ बॉन्ड करके यानी कि वाटर में मिक्स नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस वाटर की अगर हम बात करें कैसे ये काम करता है, तो जैसे NaCl यानी कि Na पे क्या है प्लस चार्ज और Cl पर माइनस चार्ज, मतलब इनके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, तो इनके बीच में अगर इनको हम एयर में रखेंगे तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा होगा वो 1/4 पाई, और एयर के लिए हम क्या लेंगे, एप्सिलॉन की वैल्यू हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या लेते हैं एयर के लिए, 1। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। जैसे ही हम इसी सॉल्ट को वाटर के अंदर रखेंगे तो यहाँ पे इस एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 81। तो अपॉन में क्या जाएगा, 81, मतलब कि Na और Cl के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उनके बीच की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, 81 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, जब 81 टाइम्स वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि उसकी स्ट्रेंथ कम हो गई तो वो इजीली ब्रेक्ड हो जाएगा, यानी कि आसानी से टूट जाएगा। जब आसानी से टूट जाएगा तो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स एंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बात करें कि चार्जेस को एयर में रखेंगे तो एयर में रखने का मतलब क्या होगा कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सॉरी एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है, तो एप्सिलॉन, अभी हमने जो कूलम्ब्स लॉ की बात की थी तो कूलम्ब्स लॉ में फार्मूला क्या था, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन के प्लेस पे एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर रखेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट के प्लेस एप्सिलॉन के प्लेस पे जब एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर रखेंगे और एयर के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, 1, तो फोर्स क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, जहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यानी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करके तो ये वैल्यू आती है आपकी। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे आती है। आओ चलो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी पर। हाँ, प्रॉब्लम ये है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर
of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। ठीक है, एक स्फेयर है छोटा सा जिस पर चार्ज कितना है 0.4 माइक्रोकूलम्ब है। ठीक है, उस पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है किसकी वजह से, दूसरा जो चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो मतलब पॉजिटिव चार्ज कितना, दूसरी चार्ज बॉडी है यानी जो स्फेयर है वो कितना 0.8 माइक्रोकूलम्ब उस पर चार्ज है नेगेटिव में, तो इसकी वजह से जो फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है वो कितना 0.2 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अब आगे क्या है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, दो स्फीयर्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, इसके बाद क्या चीज कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट की वजह से, अभी तो हमने क्या चीज दे रखा है हमको कि इसकी वजह से ये सेकेंड चार्ज हो गया ना, तो इसकी वजह से इस पर कितना फोर्स लग रहा है वो 0.2 न्यूटन है। तो अगर हम बात करें कि इस पर इसकी वजह से कितना फोर्स लग रहा है तो उसको हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। मान लो एक स्फीयर ये है Q1 जिस पर चार्ज है कितनी वैल्यू है 0.4 माइक्रोकूलम्ब। ठीक है, दूसरा चार्ज स्फीयर क्या है Q2, इस पर हमने ले लिया 0.8 माइक्रोकूलम्ब, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया r। ठीक है, डिस्टेंस जनरली इसके सेंटर से सेंटर के बीच में लिया जाता है। ठीक है, कोशिश करते हैं कि अगर स्फेरिकल बॉडी है तो उनके सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस ले ली जाती है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो रेडियस होती है वो नेग्लेजिबल मान के चलते हैं, इस स्फीयर की जो रेडियस होती है वो नेग्लेजिबल लेते हैं क्योंकि स्मॉल स्फीयर कंसीडर कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, अब इनके बीच में यानी कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, मतलब कि इसकी वजह से इस पर कितना फोर्स है वो कितना है 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है। और क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। पहली चीज क्या फाइंड करनी है कि इनके बीच में डिस्टेंस कितना है यानी r फाइंड करना है। दूसरा क्या है, फोर्स ऑन टू, मतलब कि इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा इसकी वजह से। ठीक है, तो अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर मीडियम मान लो एयर ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो मीडियम की इंफॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमें पता चलेगा भाई किस मीडियम में, उसी के अकॉर्डिंग तो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू लेंगे यानी कि परमिटिविटी की, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जब कोई मीडियम नहीं दिया है तो वहां पर हम मीडियम एयर कंसीडर कर लेते हैं। भाई जाहिर सी बात है एटमॉस्फेयर में ही रखा जाएगा तो एयर हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर होता है। ठीक है, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक, अब फर्स्ट वन यानी r स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से इसको इधर लेकर के ट्रांसफर कर दोगे तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू अगर हम पुट करें तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 की वैल्यू 0.4 माइक्रोकूलम्ब, Q2 की वैल्यू 0.8 माइक्रोकूलम्ब डिवाइडेड बाई फोर्स कितना 0.2। ठीक है, अब अगर हम इनको कैलकुलेट करें आगे चल करके तो क्या आ जाएगा, इसको देखो माइक्रोकूलम्ब है, एक माइक्रोकूलम्ब, माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। ठीक है, तो एक कूलम्ब, एक माइक्रोकूलम्ब का मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर -6। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.8 इंटू 0.4 क्या जाएगा 0.32। ठीक है, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 0.32। ठीक है, अब क्या करेंगे इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे एक माइक्रो है यहाँ पे एक माइक्रो है तो 10 पावर -6 इंटू 10 पावर -6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब अपॉन में डिवाइडेड में क्या है 0.2 से डिवाइड करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या जाएगा 9 इंटू 0.32। ठीक है, डिवाइडेड बाई 0.2, तो इसको अगर हम डिवाइड कर लेंगे तो ये क्या जाएगा 1.6, तो 9 इंटू 1.6 इंटू 10 टू दी पावर क्या जाएगा 9।
माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे। देखो ये और ये बेस सेम है ना तो पावर ऐड हो जाएंगे। क्या जाएगा 10⁻9 माइनस 6 माइनस 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 114.4 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 144 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है, सब एसआई सिस्टम में लिया है तो स्क्वायर रूट लेने में क्या होगा 14.4 को हम लिख सकते हैं 144, तो 144 का स्क्वायर रूट 12 और 10⁻⁻4 का स्क्वायर रूट -2। ठीक है, 10⁻⁻2। ठीक है, कितना जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, या फिर हम इसको और क्या लिख सकते हैं 0.12 मीटर। ठीक है, चलो ठीक है, हाँ, अब ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे जो है कुछ क्वेश्चंस हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, इनको आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर आप डालिएगा। ठीक है, जिसका जो भी आंसर आए कमेंट बॉक्स में डालिए। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज और था यहाँ पे, अगर हम इनके बीच के डिस्टेंस तो हमने निकाल लिया। अब अगर हम बात करें कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, यानी कि दूसरे पर पहले की वजह से कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो भाई जाहिर सी बात है, देखो फार्मूला तो यही यूज होगा, Q1 Q2 तो वही है, उनके बीच की डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं, तो मतलब कि फोर्स अगर हम बात करेंगे ड्यू टू 1/2, यानी कि इस पर जो फोर्स लग रहा है, भाई जितना फोर्स ये इस पर लगा रहा होगा उतना ही फोर्स ये भी इस पर लगा रहा होगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0.2 न्यूटन। कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं प्रैक्टिस के। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कुछ सैंपल प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10⁻⁻7 coulomb and 3 into 10⁻⁻7 coulomb placed at 30 centimeter apart in air। दो चार्जर दिए हैं, Q1 Q2 दे रखा है, उनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है, सफिशियंट है। कुलाम्स लॉ का यूज करके, फार्मूला यूज करके आप डायरेक्ट जो है इसमें फोर्स कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि two insulated charged copper spheres A and B have their centers separated by a distance of 50 सेंटीमीटर। दो कॉपर स्फीयर हैं, ठीक है, दो स्फीयर्स हैं, मान लो A और यहाँ पे B। ठीक है, तो दो कॉपर स्फीयर्स हैं A और B, उनके बीच की डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर है। कह रहा है व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 इंटू 10⁻⁻7। मतलब कि दोनों पे चार्ज अगर इतना हो, इक्वल चार्जेस हो, तो भाई जाहिर सी बात है इक्वल है और दोनों पे पॉजिटिव सेम टाइप के चार्ज हैं, मतलब क्या होगा रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो उस रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल। ठीक है, वैसे अंडरस्टूड भी है कि ए और बी की रेडियाई जो है हम क्या लेंगे नेग्लिजिबल लेंगे, यानी कि उसकी वैल्यू उस पर डिपेंड नहीं करेगी, यानी कि हम जो भी डिस्टेंस लेंगे वो हम सेंटर से सेंटर ले सकते हैं। ठीक है, टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन के बीच जो उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसकी कंपैरिजन में क्या है कि रेडियस है जो दोनों स्फीयर्स की वो क्या है बहुत ही स्मॉल है, बहुत छोटा है, तो उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सेकेंड पार्ट इसका क्या है, what is the force of repulsion if each sphere is charged double of the above amount and distance is half। मतलब कि इसका डबल कर दिया, डबल करने मतलब 6.5 का डबल करोगे तो क्या जाएगा 6 2 जा 12, यानी कि ये जाएगा 13 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और कह रहा है कि ये 50 सेंटीमीटर के बजाय हाफ कर दिया जाए, मतलब 25 सेंटीमीटर कर दिया जाए, तो उस पर जो है फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा। ठीक है, तो इसको डबल कर लेना, इसको हाफ करके, और उसके बाद से फिर वही कूलम्स लॉ का फार्मूला यूज करना है, यूज करके कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, सपोज द स्फीयर ए एंड बी इन प्रॉब्लम नंबर 2, यानी कि ये जो प्रॉब्लम नंबर 2 है इसमें
अगर ए और बी जो स्फीयर्स हैं दोनों सेम साइज के हैं, ठीक है, अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द फर्स्ट, सेम साइज का एक तीसरा स्फीयर है और फर्स्ट के कांटेक्ट में लाया जाता है और उसके बाद से उसको वहां से हटा लिया जाता है, फिर उसके बाद से दूसरे वाले के कांटेक्ट में लाया जाता है, ठीक है, एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम द वैन, उसको किनारे कर दिया जाता है। कह रहा है व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी, और ए और बी के बीच में न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा, चलो इसको देख लेते हैं। इसको देखो, एक स्फीयर ए है मान लो, इस पे चार्ज क्या है क्यू, दूसरा स्फीयर बी, इस पर भी क्या है चार्ज क्यू, क्लियर। अच्छा, एक तीसरा स्फीयर हम लेकर के आते हैं, ये सबसे पहले इनके बीच की डिस्टेंस की बात करें तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, कितना है, आर जो है 50 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 0.5 मीटर, ठीक। तीसरा स्फीयर लेकर के आते हैं और तीसरा स्फीयर ए के पास जैसे ला करके रखेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से क्या होगा, जैसे इसके कांटेक्ट में लाएंगे तो जैसे ए के कांटेक्ट में लाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल अमाउंट में दोनों पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब इस पर क्यू है इस पर भी क्या जाएगा, इस पर क्यू बाई टू, इस पर भी क्यू बाई टू, भाई इस पर जीरो है तो जीरो प्लस क्यू अब बाई टू, तो मतलब दोनों पे क्यू बाई टू चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ए पर भी क्या जाएगा क्यू बाई टू और इस वाले पर भी यानी कि जो तीसरा स्फीयर था उस पर भी क्यू बाई टू चार्ज, ठीक है। अब इसके बाद से आगे क्या कह रहा है कि अगर मान लो इस स्फीयर को यानी कि जो तीसरा क्यू बाई टू इस पे चार्ज आ गया है, पहले ये अनचार्ज था, ए के कांटेक्ट में लेकर के आए थे जब हम, तो अब अगर हम इसको बी के कांटेक्ट में लेकर के जाएं, ठीक है, तो क्या होगा, तो देखो अगर हम इसको बी के कांटेक्ट में लेकर के जाएंगे तो अगेन क्या होगा, इक्वल अमाउंट, क्योंकि साइज सेम है तो दोनों में क्या हो जाएगा, इक्वल अमाउंट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू और यहाँ पे क्यू बाई टू क्या जाएगा, क्यू प्लस क्यू बाई टू अपॉन टू, मतलब उसका हाफ हो जाएगा, इन दोनों के चार्जेस का सम करके हाफ ऑफ दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बी पर कितना आ जाएगा, बी पे चार्ज की अगर हम बात करेंगे तो नया चार्ज इस पे क्या जाएगा, क्यू प्लस क्यू बाई टू अपॉन टू इज इक्वल टू 3q बाई 4, ठीक है। इसी तरह से इस पे बात करेंगे, इस वाले पे कितना आएगा, तो इस पर भी क्या आएगा, q प्लस क्यू बाई टू अपॉन टू इज इक्वल टू 3q बाई 4, मतलब दोनों पे इक्वल अमाउंट में चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद से इसको कह रहे हैं कि इसको हम रिमूव कर दें, इसको हटा दें, ठीक है। अब इस a और सॉरी इस b और इस a के बीच में फोर्स की बात करें तो मान लो कि इन दोनों को, ये a है, a पे चार्ज क्या है q बाई टू, यहाँ पे q बाई टू बेटा होगा, ठीक है, ये q नहीं होगा, यहाँ पे q बाई टू आएगा, ठीक है, यहाँ पे q बाई टू रहेगा, ठीक। और यहाँ पे b पे क्या जाएगा 3q बाई 4, ठीक है। तो b पर 3q बाई 4, a पर क्या हो जाएगा q बाई 2, ठीक है, ये q बाई 2 है, q नहीं रहेगा, ठीक है, उसको करेक्ट कर लेना, ठीक। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, r इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, पॉइंट डिस्टेंस वही है, चार्ज इस पर कितना q बाई 2 और इस पर 3q बाई 4, ठीक है। तो अब अगेन इस पे फोर्स निकालना है, तो फोर्स निकाल सकते हैं कूलम्ब्स लॉ का यूज करके, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन क्या अपॉन आर स्क्वायर, या F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसको एक ए पर जो चार्ज है अब Q नहीं रह जाएगा, इस पर Q बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना आप लोग, ठीक है, ठीक। इसके बाद ये सारे तीनों क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करके जो भी सॉल्यूशन जो भी आंसर आएगा आपका कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना, ठीक है, ओके।